हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम इन दिस क्लास इंसानियत प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सभी आईसीएमआर की तैयारी कर रहे हो, बायोस्टैट्स के बहुत सारे क्वेश्चन मतलब टोटल 7 वीडियो अपलोड किया है। मतलब अप्रॉक्सीमेट आपका 100 क्वेश्चन के लगभग हमने कंप्लीट करा है बायोस्टैट्स का। ओके, इसके अलावा मैम ने बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताए थे, जिसका मैंने एक पूरा का पूरा सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या वीडियो के लास्ट में जाके चैनल पे जाके देख सकते हो। I recommend you go and watch, check out that videos also, because that video is very important for you. And parallel, I was start to discussing the questions ICMR PYQ, और इस सीरीज में हम लोग 2021 के 85 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके हैं और बहुत डीप में डिस्कस करा है। तो आज इसमें भी 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला कंसेप्ट है, देखिए कुछ चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है, जैसे नॉट ओनली इनकरेक्ट, ऑलवेज, दिस टाइप ऑफ द वर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ vestigial organ? First of all, what is the vestigial organ? Vestigial organ is a organ which are no more functional, but that organs are functional in our primitives, yeah, in our ancestors. Means the some organs are present inside the body, yeah, in the body, which are not more functional, but maybe our ancestors have functional organs, yeah, our ancestor have this organ and perform a some function. तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? सिंपल सी हम बात ये समझ सकते हैं कि वो ऑर्गन जो हमारे लिए फंक्शनल नहीं है, लाइक निकटेटिंग मेम्ब्रेन। जो आपकी आँख होती है, जो भी आपका जलीय एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनके उनके आँख में एक मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन पानी को अंदर जाने से रोकता है। तो जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है, उनके जो आई है वो निकटेटिव मेम्ब्रेन से ढकी होती है, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में अभी यूज में नहीं है। दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। Tail vertebra is also the vestigial organ, and vermiform appendix is also the vestigial organ. Except this, the another organ is sinus, sinuses. Wisdom teeth, wisdom teeth. External ear, external ear, and tonsils, tonsil. This is the vestigial organ, example of the vestigial organ. But what is a vestigial organ? The definition of vestigial organ is the organs which are not more functional, not more functional. The vestigial organ which are not more functional is called a vestigial organ. In this question, the question says which of the following is not the vestigial organ? Definitely, nictitating membrane is a vestigial organ.
टेल वर्टिब्रा जिसे कॉक्साई भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो अ vestigial organ, and vermiform appendix is also the vestigial organ, but nails are not the vestigial organ. Correct answer for this question is nails. 87 पे चलते हैं. The toxic substance responsible for the chills, high fever, reoccurring every 3 to 4 days in malarial infection. देखिए, मलेरिया में जो होता है, जैसे ही मलेरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है, फर्स्ट वो जाके कहाँ पे चली जाती है, वो लीवर में चली जाती है. लीवर में जो जाती है उसके बाद वो आपकी आरबीसी में जाती है, और आरबीसी में जब जाती है तो उसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल. उससे पहले जो होता है उसे हम प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं. एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में आपकी जो आरबीसी है, आरबीसी इसको वो इन्फेक्ट करती है. आरबीसी के पास एक हीमोग्लोबिन होता है. मलेरिया जो होती है, मलेरिया पैरासाइट या मलेरिया फीवर जो होती है, जिसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम हिमेटोफेगस होती है. हिमेटोफेगस का मतलब है कि ब्लड सेल को रप्चर करती है, और ब्लड सेल को रप्चर वो इसलिए करती है क्योंकि अगर उसको ग्रोथ करना है प्लाज्मोडियम को, तो उसे एक कंपाउंड की ज़रूरत होती है, और वो कंपाउंड हीमोग्लोबिन डाइजेशन से मिलता है. तो आरबीसी को रप्चर करती है, मतलब हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करती है कौन, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. और जब उसको डाइजेस्ट करती है तो हीमोग्लोबिन जो होती है ये रिलीज होती है इनसाइड द बॉडी. और जो रिलीज होती है, तो जिस फॉर्म में रिलीज होती है, जिस केमिकल के रूप में ये रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड द hemozoin. And this hemozoin are a toxic in nature, and this hemozoin produce the fever and high fever. और ये जो प्रोसेस है मलेरिया का आरबीसी को डाइजेस्ट करना, यह 3 और 4 दिन के बाद क्या होता है, ये 3 और 4 दिन के बाद रिपीट होता है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस होती है. और ये हीमोज्वाइन जो है, जो कि आपका हीमोग्लोबिन के डाइजेशन से बना है, यह हीमोज्वाइन आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लाज्मोडियम. हीमोज्वाइंस आर द इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लाज्मोडियम. तो जब हम ड्रग डिस्कवर करते हैं अगेंस्ट द मलेरिया, अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम, देन वी टारगेट दिस हीमोज्वाइन. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आपने क्वेश्चन में ही देखना, इन्होंने क्या लिखा है, रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days. मतलब कहीं न कहीं मलेरिया जो फीवर है, यह एक साइक्लिसिटी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब वो आपका टाइम पे डिपेंड होता है. टाइम पे अगर डिपेंड है तब मतलब क्रोनोबायोलॉजी यहाँ पे कहीं न कहीं इन्वॉल्व होती है. मलेरियल फीवर को से ओवरकम करने के लिए हम क्रोनोबायोलॉजी भी मलेरिया के फीवर में यूज़ कर सकते हैं, और क्रोनोबायोलॉजी में क्रोनोथेरेपी नाम से जाना जाता है, जिसका यूज़ करके मे बी इन फ्यूचर हम ओवरकम पा सकते हैं मलेरिया फीवर से. अगर हम बिल्कुल सही से क्रोनोबायोलॉजी इन अ ह्यूमन बॉडी एंड इन द मलेरियन मतलब प्लाज्मोडियम पैरासाइट का पता लगा ले, तो हम उन दोनों को अलाइन करके कोई एक ड्रग डिस्कवर कर दे, जिस ड्रग से हम क्या कर सकते हैं, उसका स्विचिंग कर सकते हैं, या हम उसके फेज को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि वो वीक हो जाएगा. मतलब अगर हम ये पता लगा ले कि हीमोज्वाइन कब कब किस किस फेज में बन रहा है, उस पर्टिकुलर फेज पे अगर हम ड्रग दे जो कि हीमोज्वाइन को डाइजेस्ट कर दे या हीमोज्वाइन को डिस्ट्रॉय कर दे, देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मलेरिया फीवर. ये क्वेश्चन काफ़ी सरल था,
मैंने इतना आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया क्योंकि मे बी इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आए तो आप बता सको। आपका एक रिसर्च टॉपिक भी मैंने यहाँ पे दे दिया अगर आप सुन सको तो। बाकी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इंटरफेरॉन जो है, इंटरफेरॉन ये आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इंटरफेरॉन से हाई फीवर नहीं आएगा। हिरुडीन ये जो है आपका लीच में पाया जाता है, और कोलेस्ट्रम जो है आपका फर्स्ट मिल्क को कहा जाता है। तो ये तीनों ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा था, इसमें एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, वो है हीमोजॉइन। द हीमोजॉइन इज द टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days इन द मलेरिया फीवर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। या ये क्वेश्चन जो है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से पूछा गया है। मल्टी लोब्ड 375 इज अ, मल्टी लोब्ड 375 जो है ये हमारा एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। क्या है हमारा? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में भी यह आपका आईयूडी है, और आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जहां पे जो बीच का है इसे हम बोलते हैं यूट्रस। ये आपका ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब है। यहां से लगा हुआ आपका ये ओवरी होता है, और ये आपका कुछ इस तरह से फैम्ब्री होता है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में एक हम डिवाइस यूज करते हैं जो कि इस तरह से ये अंदर जाता है। इस तरह से, मतलब जैसे ही अंदर जाता है ये इस तरह से खुल जाता है, या आप कह सकते हो कि कुछ इस तरह से होता है। मीन्स द शेप ऑफ दिस डिवाइस इज अ टी शेप, और इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कॉपर टी। क्या बोलते हैं इसे हम? कॉपर टी। कॉपर टी एक कंट्रासेप्टिव डिवाइस है या इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। कॉपर टी बोलते ही इसलिए कि इसका शेप टी की तरह है, और यह जो होती है इसके पास लोब होती है। जो लोब जो होता है वो धीरे 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 कॉपर रिलीज करता है, और कॉपर एज अ पॉइजन काम करता है फॉर डिस्ट्रॉइंग द स्पर्म। जो स्पर्म बच गया उस कॉपर के कांटेक्ट में आके खत्म हो जाता है। मीन्स दिस इज अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। विच ग्रुप्स मेंबर्स हैव अ सेम क्रोमोसोमल सेट एंड प्रोटोप्लाज्म। पहले हम क्रोमोसोम की बात करें। पूरा हम आपको ऊजेनेसिस ना बता के हम शुरू करेंगे आपका प्राइमरी oocyte से। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte जो होती है यह आपके पास टू एंड डिप्लॉयड होती है, और प्राइमरी oocyte में मियोसिस होती है, और यह मियोसिस जो होती है मियोसिस होके यह सेकेंडरी oocyte बनाती है।
सेकेंडरी oocyte बनाती है जो कि आपका N होती है। सेकेंडरी oocyte के साथ एक और बॉडी मतलब एक और स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम पोलर बॉडी बोलते हैं, जो कि N होती है। और यह सेकेंडरी oocyte जो होती है फर्दर मेच्योर oocyte बनाती है जो कि आपकी N होती है, और इसके साथ भी एक आपका पोलर बॉडी रिलीज होती है, जिसे हम सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। इसका भी जो होती है वो भी N ही होती है, इसमें भी आपका N होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात एक ये है कि कुछ एनिमल में माना जाता है कि यह पोलर बॉडी भी डिवाइड होके दो पोलर बॉडी बनाती है अलग, कुछ एनिमल में, इंसान में नहीं। तो दो पोलर बॉडी बनाती है, मतलब एट द एंड ऑफ द oogenesis टोटल 3 पोलर बॉडी बनती है किसी किसी एनिमल में, डिपेंड ऑन द एनिमल एंड डिपेंड ऑन द स्पीसीज। बट इन द केस ऑफ द ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन की बात करें, यहाँ पे अब लिख देते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इन केस ऑफ द ह्यूमन नंबर ऑफ पोलर बॉडी दो है, एक यहाँ पे रिलीज हो रही है, एक यहाँ पे। ये पोलर बॉडी जो दोनों के दोनों पोलर बॉडी डिसइंटीग्रेट होते हैं क्योंकि इनके पास सफिशिएंट साइटोप्लाज्म नहीं होती है। मतलब प्राइमरी oocyte जब मियोसिस करती है तो रिडक्शनल डिवीजन के साथ साथ अनइक्वल डिवीजन भी होती है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte में चला जाता है, बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म पोलर बॉडी के रूप में जाता है, और वो जो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होती है वो डिसइंटीग्रेट होकर पोलर बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। सेम प्रोसेस होता है सेकेंडरी oocyte से मैच्योर oocyte में। मैच्योर oocyte के पास मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जाता है और सेकेंड पोलर बॉडी के पास मिनिमम साइटोप्लाज्म जाता है, जिससे कि सेकेंड पोलर बॉडी भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। द नंबर ऑफ पोलर बॉडी इन द केस ऑफ द ह्यूमन दो प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्मेशन, मतलब द प्रोसेस ऑफ oogenesis। क्वेश्चन में पूछा है सेम क्रोमोसोमल सेट, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte में भी N होता है और पोलर बॉडी में भी N होता है, बट इन्होंने प्रोटोप्लाज्म भी सेम बोला है, बल्कि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो होती है अनइक्वल होती है, पोलर बॉडी में लेस प्रोटोप्लाज्म होती है। इसमें क्या होता है, लेस प्रोटोप्लाज्म होता है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सेम, इसलिए ये नहीं होगा आंसर। ओके, यहाँ पे पूछा प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte में आपका 2N होता है, सेकेंडरी में N होता है, इसलिए भी नहीं होगा। ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी, ओवम जो कि मैच्योर oocyte कहलाती है, इसे हम ओवम बोलते थे। यहाँ पे आपका क्रोमोसोमल N होता है और पोलर बॉडी N होता है, बट वही बात है, साइटोप्लाज्म डिफरेंट होती है। मैच्योर वाले में साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कम होता है, तो इसलिए यह भी नहीं होगा। सेकेंडरी oocyte मतलब दिस एंड ओवम मतलब मैच्योर oocyte दिस, इन दोनों में क्रोमोसोम N होती है और दोनों में अप्रॉक्सीमेट लगभग प्रोटोप्लाज्म सेम होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। क्या आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, जिसमें सेम क्रोमोसोमल सेट और प्रोटोप्लाज्म होती है। चलिए 90 पे चलते हैं। 90 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे इन्होंने पूछा है जिफ्ट रिफर्स टू दी ZIFT, जिफ्ट रिफर्स टू दी ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इन अ फैलोपियन ट्यूब्स अप टू, देखिए जिफ्ट का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जिफ्ट होता है आपका जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और यह ART के अंदर आता है। ART क्या होता है आपका, ART इज
assisted reproductive procedure असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मतलब इसके फुल फॉर्म को समझ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो जाइगोट क्या होता है समझो। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जैसे ही फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद एक सेल बनाता है जिसको 2n होता है। इस सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, अब समझो ध्यान से, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। इसलिए मैंने इसे पुराने वाले में एक बहुत अच्छी सी बात बताई थी कि फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे होता है, इस वाले विंडो में, जिसे हम एम्प्यूला रीजन ऑफ क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इन्फेंटिबुलम रीजन ये है, उसके बाद एम्प्यूला है, उसके बाद ये आपका बाकी है फैलोपियन ट्यूब का रीजन। तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या कहा गया? फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो को करना है, ये एम्ब्रियो भी कहलाती है। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद वो धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है। अब हम उस स्टेज को ही यहाँ तक इसमें हम ला सकते हैं जिस स्टेज तक नेचुरली बॉडी में सेल फैलोपियन ट्यूब में रहता है या जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में रहता है। याद रखना, मारुला स्टेज जो होती है वह आपका मॉरुला जो स्टेज होती है वो आपका 8 स्टेज के बाद मतलब 64 स्टेज होती है। मेन रूप से 64 स्टेज को मारुला बोला जाता है। 64 स्टेज को मेन रूप से मारुला बोला जाता है। लेकिन 8 स्टेज में जितने भी ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो सब इक्वल पोटेंसी रखते हैं। और अगर हमें इसके अंदर मुझे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट करना है जाइगोट को, तो डेफिनेटली हमें कहीं पे मिडिल में जाके करना होगा, क्योंकि जितना हम इधर करेंगे उतना ही उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। करेक्ट। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ से आपका डिवीजन शुरू हुआ 1 मतलब 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद इधर जाके आपका 16, फिर आपका 32, फिर 64, मतलब ऐसे जाएगा। मारुला, उसके बाद ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्टुला। मारुला आपका इसी में बीच में बन जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल फेज में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं जब आपका हर एक सेल के पास कैपेसिटी होती है, वो मतलब हर एक सेल के पास कैपेसिटी है ऑर्गेनिज्म बनाने की। उसके बाद अनइक्वल डिवीजन शुरू होता है 8 ब्लास्टोस्मियर के बाद। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफर जब करते हैं तो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को ट्रांसफर करते हैं इन केस ऑफ द जिफ्ट। अब एक क्वेश्चन है कि जो हम जाइगोट ट्रांसफर कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कहाँ कहलाते हैं? तो फर्टिलाइजेशन हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। लैब के अंदर हम पहले फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट बना लेते हैं, और वो जाइगोट जब 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे पहुंचता है तो उसे हम सीधे फैलोपियन ट्यूब में जाके ट्रांसफर कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर है 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को हम जिफ्ट में ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। याद रखना, फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला रीजन में होता है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अ कंपोनेंट ऑफ द फ्लो साइटोमीटर एक्सेप्ट। आपको अगर इसका मतलब पता चल जाए तो आप बहुत आराम से बता सकते हो। जो आपका यहाँ पे एक टर्म है सेंटिलेशन काउंटर। सेंटिलेशन काउंटर जो होता है यह डिटेक्ट करता है, ये दिस इज यूज फॉर डिटेक्टिंग
डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब आपने जब भी फ्लो साइटोमीटर पढ़ा होगा, जब मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू को डिस्कस करा तो वहाँ पे फ्लो साइटोमीटर बहुत बार पूछा गया है। मैंने कहीं भी आपसे ये नहीं बोला है कि फ्लो साइटोमीटर में हम कोई रेडिएशन यूज़ करते हैं जो कि आयनाइजिंग होती है या आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करते हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला है। वहाँ पे हम फ्लोरोकोम यूज़ करते हैं या हम क्या करते हैं, टैग करते हैं फ्लोरोपोर से, या उसे हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज़ करते हैं, लेज़र यूज़ करते हैं, फ्लो चैम्बर यूज़ करते हैं। बट ऐसा कोई भी कंपोनेंट हम उसमें यूज़ ही नहीं करते जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन क्रिएट करता हो। और अगर हम आयनाइजिंग रेडिएशन क्रिएट करने वाला टर्म मतलब कंपोनेंट ही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम उसे डिटेक्ट या मेज़र क्यों करेंगे। डिटेक्ट और मेज़र करने के लिए, सिग्नल डिटेक्ट मेज़र करने के लिए मेरे पास लेज़र या जो हो रहा ना, यहाँ पे लेज़र हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा यही इसका आंसर है कि हम सेंटिलेशन ट्यूब काउंटर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यह हमारा क्या करता है, आयनाइजिंग रेडिएशन को करता है। और एज अ कोई भी कंपाउंड हम यूज़ ही नहीं करते फ्लो साइटोमीटर में जो कि रेडिएशन क्रिएट करे। अगर रेडिएशन क्रिएट नहीं करेगा तो हमें मेजरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। याद रखिएगा, दो तरीके की हेलिक्स होती है, लेफ्ट हैंडेड होती है और आपका राइट हैंडेड होती है। आपका टोटल, ये क्वेश्चन इस बार CSIR में भी पूछा गया था या शायद DBT में, दोनों में से किसी एक में पूछा गया है। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स और राइट हैंडेड हेलिक्स। राइट हैंडेड हेलिक्स में आपका नॉर्मल फॉर्म जिसे हम B फॉर्म ऑफ द DNA बोलते हैं और दूसरा A फॉर्म ऑफ द DNA, ये दो DNA का स्ट्रक्चर जो है राइट हैंडेड हेलिक्स है। और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में आपका Z फॉर्म DNA आता है। तो करेक्ट आंसर इसका है Z फॉर्म DNA। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था कि लेफ्ट हैंड DNA और राइट हैंड DNA क्या होता है। लेफ्ट हैंड DNA ZDNA कहलाता है, राइट हैंड DNA BDNA और ADNA कहलाता है। डेफिनेटली आप इसे याद कर लो, DBT ने इस बार पूछा था। देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होता है, ये 2021 का क्वेश्चन है। ICMR का यही क्वेश्चन DBT या CSIR में 2023 में पूछा गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ वीडियो देखो जाके, जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे ना, अगर आपने सारे क्वेश्चन देख रखे होंगे, डेफिनेटली आपका ICMR क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। Restriction endonuclease are a very important enzyme used in the genetic engineering. They are used to ध्यान दो, restriction endonuclease, restriction का मतलब होता है कि that are specific for the site, ये पर्टिकुलर एक डिफिनिट साइट पे जाके कट करता है। इंडोन्यूक्लियस का मतलब है कि पूरे DNA के बीच में जाके कट करेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको यूज इसलिए करते हैं बिकॉज दे कट अ डबल स्टैंडर्ड DNA। डबल स्टैंडर्ड DNA मान लो, ये आपका डबल स्टैंडर्ड DNA है, इसके बीच में जाके यहाँ पे कट करके इसको दो भागों में तोड़ देगा। अब इसके पास हम कोई भी जीन इसके पास जाके उसमें जोड़ सकते हैं और उसके लिए हम लाइगेज यूज करते हैं। ज्वाइनिंग के लिए लाइगेज यूज करते हैं, रिस्ट्रक्शन न्यूक्लियस हम ब्रेक के लिए यूज करते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड DNA को ब्रेक करता है। करेक्ट आंसर इसका है कटिंग द डबल स्टैंडर्ड DNA। 94 काफी काफी आसान क्वेश्चन इन्होंने इसमें पूछा है कि हीमोफिलिक मैन है, और आपको पता होगा कि हीमोफीलिया जो होती है वो आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कहोगे सर क्या ये याद रखने की ज़रूरत है? डेफिनेटली आपको याद रखने की जरूरत है, लेकिन इस क्वेश्चन में याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है आगे कि मैरिज द कैरियर वुमेन। देखो जो आपका सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है उसमें कैरियर वुमेन होती है। अगर ये डोमिनेंट होता तो नहीं होती। डोमिनेंट में अगर वुमेन के पास भी एक भी कैरेक्टर आ गए तो डेफिनेटली वो डिजीज में हो जाएगी। पर अगर रिसेसिव है और एक और अगर कोई डिजीज रिसेसिव है और मेल वो शो कर रहा है तो वो दोनों हो सकता है, रिसेसिव और डोमिनेंट। डोमिनेट है तो डेफिनेटली, बट रिसेसिव भी है तो चूंकि एक्स यहाँ पे सिर्फ एक ही पाया जाता है XY में, तो अगर एक्स आपका रिसेसिव भी आ गया तो डेफिनेटली ये डिजीज कॉज करेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यह XHY
ये क्रॉस कर रहा है एक ऐसी फीमेल से जो कि कैरियर है। कैरियर का मतलब है कि एक एक्स नॉर्मल है और एक एक्स में आपका म्यूटेटेड है। तो जब हम इसको क्रॉस कराते हैं एक्स एच एक्स के साथ, तो ध्यान से देखो क्या बनता है। हम पूर्णेट स्क्वायर से हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये टूल बहुत अच्छा है जिससे कि हम बहुत अच्छे से क्रॉस करा सकते हैं। ये वाला मैंने यहाँ पे इसमें मैंने फीमेल दिखाया, यहाँ पे मैंने मेल। मेल आपका ये है और ये आपका फीमेल है। फीमेल से आपके पास दो गैमीट बनेगा, एक एक्स एच बनेगा और एक आपका एक्स बनेगा। उसी तरह मेल से आपके पास दो गैमीट बनेगा, एक्स एच और वाई। एक्स एच ये दोनों मिलेंगे तो एक्स एच बनाएगा, ये मिलेंगे तो एक्स एच वाई बनाएगा। इन दोनों में आपका एक्स एच एक्स बनेगा और इसमें आपका एक्स वाई बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये आपका क्या बन रहा है, मेल बन रहा, और ये आपका क्या बन रहा है, फीमेल। यहीं पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेल टोटल आपके दो बन रहे हैं जिसमें से एक मेल डिजीज्ड है। फीमेल आपके दो बन रहे हैं जिसमें से एक फीमेल डिजीज है, और दूसरी फीमेल जो ये है ये कैरियर है। मतलब अब आइए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। 50% ऑफ द डॉटर्स आर कैरियर। देखो दो डॉटर बन रहे हैं, दो डॉटर में से एक डॉटर आपका क्या है, एक डॉटर, दो डॉटर में से एक डॉटर आपका कैरियर है। डेफिनेटली दो का एक जो है वो क्या होता है, 50% ही होता है। मतलब 50% डॉटर कैरियर है, ये लाइन सही है। और 50% आर हीमोफिलिक। देखो ये वाला जो कंडीशन है, इस वाले में पहला जो ब्लॉक है, ये आपका एक कैरियर एक डिजीज्ड है। मतलब एक को हीमोफीलिया है और एक कैरियर है, एक 50% ही होता है। मतलब यही लाइन बिल्कुल सही है। बट यस, हम लोग क्रॉस चेक इसको कर सकते हैं। आगे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑल डॉटर्स आर हीमोफिलिक, ऑल डॉटर इज नॉट। यहाँ पे थर्ड ब्लॉक देखोगे, थर्ड वाले में क्या दिखाया गया है, थर्ड वाला जो है कैरियर है, और ये अगर कैरियर है तो ऑल वाला तो गलत ही है। फिर ऑल सन्स आर हीमोफिलिक, नहीं, एक सन जो है फोर्थ वाले में देखो ये नॉर्मल है, और यहाँ पे ऊपर बोला क्या गया है, ऑल सन्स आर हीमोफिलिक। ऑल सन्स नहीं है, बल्कि एक एक सन, दो में से एक जो है आपका नॉर्मल है और एक ही डिजीज्ड है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑल सन्स आर नॉर्मल, नॉर्मल तो है ही नहीं, सन एक को डिजीज्ड है। करेक्ट आंसर इसका 1 है। ये क्वेश्चन काफी इजी था, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो याद रखिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो होती है 9:3:1। यहीं पे अगर आपका मोनो हाइब्रिड की बात करता तो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो आपका होता, फिनोटिपिक रेशियो होता 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो होता 1:1। अगर आपसे इसका जीनोटिपिक रेशियो पूछेगा तो मैंने एक ट्रिक बता रखा है, आप क्या करोगे, 1:1 लिख लोगे, फिर इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2, 4, 2, फिर इनको लिख दो 1:1। मतलब 12, 12, 42, 12, 1, 12, 12, 12, 12, 42, 12, 1। आप इसे इस तरह से भी, तो इसमें आपसे फिनोटिपिक रेशियो पूछा है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो डेफिनेटली 9:3:1 होगा। ये वाला ट्रिक जो है मैंने बता रखा है बहुत जगह, क्योंकि ये जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपका साइंटिफिक फिनोमिना वीडियो नंबर 2 में बता रखा है, इसके बारे में कि जनरल में क्या पूछा जाएगा, बायोलॉजी में क्या पूछा जाता है। अब चलो यहाँ पे जहाँ पे मैंने नहीं बताया वो मैं यहाँ पे बता दूँ। एबीओ ब्लड ग्रुप में आपके पास फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप जो होता है वो होता है आपका 3। एक ए ब्लड ग्रुप शो करता है, दूसरा बी ब्लड ग्रुप और तीसरा ओ ब्लड ग्रुप।
ए ब्लड ग्रुप तब शो होता है जब आपके पास दोनों एलील होमोजाइगस कंडीशन में हो या आपका IA IO हो। सेम बी ब्लड ग्रुप तब होता है जब आपका ये होमोजाइगस कंडीशन में हो और या फिर आपका ये इस कंडीशन में हो। और इसमें इस वाले में ओ वाले में तब शो करता है जब ये हो। बट अब एक कंडीशन बोला गया कि जब आपका इस तरह का कंडीशन हो तो क्या होगा। जब इस तरह का कंडीशन होगा तो यह न्यू फिनोटाइप देगा जो कि AB ब्लड ग्रुप कहलाता है। ऐसे कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चलो इस कंडीशन में तो ए फिनोटाइप ही शो होना चाहिए, बट इस कंडीशन में भी आपका ए फिनोटाइप शो होता है, मतलब ए जो है वो डोमिनेंट है। नेंट है किस पे, ओ के साथ। सेम इस वाले में बी डोमिनेंट है ओ के साथ। बट इस कंडीशन में क्या हुआ, ध्यान से देखो, इस कंडीशन में दोनों ने अपना शो करा है, मतलब दोनों इक्वल पावर रखता है, और इक्वल पावर रख रहा है मतलब है कि वो को डोमिनेंस है, दोनों डोमिनेंस है। तो अब अगर हम एलील की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना एलील है, एक एलील है आपका IA, दूसरा एलील है आपका IB और तीसरा एलील है आपका IO। तो ये क्या है, 3 एलील है। कोई भी ट्रेट, कोई भी कैरेक्टर अगर मोर देन 2 एलील से, देखो एक एलील होनी चाहिए या 2 एलील होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हो रहा है कि अगर कोई एक कैरेक्टर 2 से ज्यादा एलील से अगर वो मतलब 2 से ज्यादा एलील उसको कोड करता है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल एलिज्म। तो यह आपका एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस प्लस मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिज्म। तो ये आपको थोड़ा याद रखने की जरूरत थी। क्यों, देखिए इस कब आपको एक बात ध्यान दीजिए, आप एग्जाम में कभी भी जल्दी हड़बड़ा के एक ही ऑप्शन मत पढ़िएगा। अगर एक ऑप्शन आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इसमें गलत करोगे, क्योंकि ऊपर वाले में सीधे सीधे उन लोगों ने लिख रखा है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो तो होगा नहीं, कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस टिक लगाओगे, बट ध्यान से देखो कोडोमिनेंस भी सही है, मल्टीपल एलिज्म भी सही है, तो इसलिए क्या है आपका दोनों सही होगा। तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बीटी कॉटन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 12th में पूछा जाता है बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसे हम GMO बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, और यह एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। इसमें जो हमने यूज करा है ट्रांसजीन, मतलब जो दूसरे बैक्टीरिया से जो मैंने जीन लिया है उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थोरेंजियसिस। बैसिलस थोरेंजियंसिस। तो बैसिलस थोरेंजियंसिस जो है यह बैक्टीरिया का जीन हमने यूज किया है, और जो प्लांट बना वो ट्रांसजेनिक प्लांट है। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांस स्पीसीज से आया है, मतलब एक दूसरे स्पीसीज का जीन इस प्लांट के अंदर है, दैट इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट। करेक्ट आंसर क्या है आपका, बीटी कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट या GMO प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। कौन से बैक्टीरिया का जीन यूज हुआ है, बैसिलस थोरेंजियसिस बैक्टीरिया का जीन यूज हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि इन एन एरिया वेयर अ DDT हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली द पॉपुलेशन ऑफ द बर्ड डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बिकॉज। देखो पॉपुलेशन ऑफ द बर्ड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बर्ड के रिप्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है, या नहीं तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट बर्ड्स जो होती है एग को ले करती है, और एग के ऊपर बैठ के उसको वो हैच करती है, और जब हैचिंग होती है तो हैच करने के बाद बर्ड्स से बेबी निकलता है, बेबी बर्ड निकलता है। अगर इस प्रोसेस में कहीं भी लेइंग से लेके आपका क्या हो गया, ले या ले ना हो,
और अगर ले ना हो और अगर हैचिंग ना हो तब भी पॉपुलेशन में बर्ड्स की डिक्लाइन हो सकती है। तो अब डेफिनेटली अगर हम डीडीटी की बात करें तो डीडीटी जो होती है यह बायो मैग्निफिकेशन करके हम बर्ड्स के पॉपुलेशन में चली जाती है, बर्ड्स की बॉडी में चली जाती है और बर्ड्स की बॉडी में जाके ये जो अंडा होता है उस अंडे के सेल को कमज़ोर कर देती है, उस अंडे के सेल को जो है हाईली मतलब डिलीकेट कर देती है, वो उसे मतलब काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाती है और वो सेल को जो उसका अंडे का सेल है उसको इतना कमज़ोर कर देती है कि जैसे ही बर्ड हैचिंग करने चलता है वो अंडा फूट जाता है, वो अंडा फूट जाता है, उससे बेबी नहीं निकलता है। मतलब अंडा तो वो लेकर पा रही है बट उससे हैच नहीं कर पा रही है। दैट इज़ द प्रॉब्लम कि डीडीटी से बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी। तो यहाँ पे लिखा है पहला, कोबरा वाज फीडिंग एक्सटेंसिवली ऑन द बर्ड्स। देखो डीडीटी यूज करने से कोबरा खाने लगा बर्ड्स का, कोई तुक है इसका? बर्ड स्टॉप लेइंग, बर्ड स्टॉप तो नहीं कर रही थी। अर्थ बॉम ऑफ द एरिया गॉट इराडिकेटेड, अर्थ बॉम इराडिकेटेड, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सटेबल आंसर है, मेनी ऑफ द बर्ड्स एग लेड डिड नॉट हैच। तो दैट इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि डीडीटी एग के सेल मेम्ब्रेन को, एग के जो सेल है उसको कमजोर कर रही थी। डेफिनेटली इसके अलावा एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो आपका एनिमल है, मतलब जो आपका वल्चर है, वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के पीछे किस केमिकल का योगदान था? तो इसका आंसर है आपका डाइक्लोफिनेक। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना कि वल्चर के पॉपुलेशन को डिक्लाइन होने के लिए डाइक्लोफिनेक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इस क्वेश्चन में ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, इन्होंने लिखा है यूजीसी और ये हो गया म्यूटेशन होके यूजीए। यहाँ पे जो आपका यूजीए है दिस इज अ स्टॉप कोडॉन। कोई भी म्यूटेशन जिस म्यूटेशन में म्यूटेशन होने के बाद स्टॉप कोडॉन का फॉर्मेशन होता है उस म्यूटेशन को हम नॉन सेंस म्यूटेशन कहते हैं, नॉन सेंस म्यूटेशन कहते हैं। याद रखना, वो म्यूटेशन जिस म्यूटेशन में म्यूटेशन होने के बाद स्टॉप कोडॉन बनता है उसे हम नॉन सेंस म्यूटेशन कहते हैं। टोटल 64 जेनेटिक कोडॉन है जिसे हरगोविंद खुराना ने खोजा था, और हरगोविंद खुराना ने जो 64 कोडॉन खोजे जिसमें से 61 जो कोडॉन है वो अमाइनो एसिड को कोड होने के लिए होते हैं, लेकिन 3 कोडॉन जो होता है उसे हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। और स्टॉप कोडॉन में आपका UAG है, UAA है और UGA है। यहाँ पे यूजीए बोला गया था। तो यहाँ पे आपका म्यूटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे म्यूटेशन में आपका यूजीसी जो है UGA स्टॉप कोडॉन बन रहा, मतलब दैट इज एग्जांपल ऑफ नॉन सेंस म्यूटेशन। ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी मैंने जो आपका डीबीटी एग्जाम है उसमें डिस्कस कर रखा है कि टाटा बॉक्स के बारे में। टाटा बॉक्स के बारे में आपको अगर ये नहीं भी आता है तो इसमें ऑप्शन जो दे रखा है ना, वो ऑप्शन इतना सही दे रखा है कि आप उसी से पता लगा सकते हो। इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन सही होगा, डेफिनेटली सही होगा। अब इस पहला ऑप्शन को देखो, TATA दो दो चार दो 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 चार दो छः है ना, 6 सीक्वेंस यूज हुआ है। और यहाँ पे देखो 7 और 8 बेस पेयर सीक्वेंस, मतलब इन दोनों में से अगर ये सही है तो ये भी सही है, अगर ये सही है तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि एक आपने कहीं छोड़ दिया, TA टाटा एक और यहाँ पे ए होता है, तो 7 से 8 बेस पेयर की सीक्वेंस होती, एक इधर भी आप मान सकते हो कि कुछ होगी। तो ये दोनों तो सही ही है, अगर ये सही होगी तो ये सही होगी, अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, दो गलत हो ही नहीं सकते। अलाइन दी आरएनए सीक्वेंस, मतलब आरएनए पॉलीमरेज, टाटा बॉक्स का काम ही होता है कि वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रॉपर साइट पे, मतलब प्रॉपर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करे, यही इसका काम होता है टाटा बॉक्स का। तो ये भी सही है, एक ही आंसर बचा, वो है आपका कि 10 बेस पेयर पे ये नहीं होता है। 10 बेस पेयर पे ना होके ये कितने पे होता है आपका 23 to 31। अगर आप स्ट्रक्चर्स जाके, हमने आपको बोला है कि अगर आपने सारे वीडियोस अगर आपने मेरे देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको
पेपर में तो दिक्कत इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि शायद ही कुछ कंसेप्ट हैं जो कि मैंने क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं करे हैं। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको कंसेप्ट दे रखा है। अभी तक हमने लगभग 1100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल पे थ्रू। तो यहाँ पे 23 to 31 के बीच में आपका टाटा बॉक्स पाया जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखिए, टाटा बॉक्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट नेम इज कॉल्ड गोल्ड बर्ज हुगनेस बॉक्स। तो गोल्ड बर्ज हुगनेस बॉक्स के नाम से भी टाटा बॉक्स को हम जानते हैं। तो डेफिनेटली आज हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं ICMR के। बाकी वीडियो तो आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप जाके स्टैट्स की वीडियो देख सकते हैं, PYQ देख सकते हैं। अभी तक मैंने यहाँ पे 100 + 180 जो है 2022 वाले में डिस्कस करा था। उसके बाद DVT के क्वेश्चन हैं, उसके बाद आपके पास हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन। डेफिनेटली एक इधर से उधर ये रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम में सक्सेस पाना है तो हम यही आपको कहेंगे कि आप कोचिंग में पैसा लगाने से अच्छा है कि घर बैठो स्टैंडर्ड बुक उठाओ। हाँ, एक क्वेश्चन है कि सर कितना हम पढ़ सकते हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। भाई मैं 1200-1300 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और दिसंबर 2023 तक इस पे 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, उसके कंसेप्ट पढ़ो, उसके कंसेप्ट आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हो। दिक्कत होती है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ और टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको उसका आंसर भले ना मैं दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें परोसा हुआ खाना नहीं दूंगा। मैं तुमको ये बता दूंगा कि उस बुक में जाके वो पेज पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो अपनी लाइफ में उतना पढ़ो। जिस दिन तुम 100% अपना दे दो और उस दिन अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो हमें बताना। 100% नहीं देते हो इसलिए सिलेक्शन होता है, क्योंकि कोचिंग पे डिपेंड हो जाते हो। कोचिंग पे डिपेंड होने से क्या होता है कि तुम अपने आप को एक बॉक्स के अंदर रख देते हो। जो कोचिंग पढ़ाता है वही तुम पढ़ते हो, जो कोचिंग पढ़ाता है वही तुम पढ़ते हो। डेफिनेटली कोचिंग इनिशियल कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है जब हम शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करने के लिए यूज़ करते हैं। बट अगर तुमने तैयारी करना शुरू कर रखा है तो हम ये कहेंगे कि जितना PYQ को आप रिवाइज कर सकते हो PYQ को रिवाइज करो, PYQ में पूछे गए कंसेप्ट को रिवाइज करो। क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने से ज़्यादा कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, और कंसेप्ट को अप्लाई करना आपको क्वेश्चन सिखाता है। क्वेश्चन सिर्फ CSIR का नहीं, CSI का जो पार्ट B होता है वो यहीं से पूछा जाता है। DBT, CSIR, ICMR जितने एग्जाम इंडिया में होते हैं ना, तुम सारे एग्जाम के कोई पेपर्स अगर तुम लगातार 3 से 4 महीने सोल्व करो, कोई भी एग्जाम तुम्हारा बचेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।